दुनिया के कुल ट्रेड का 80% कारोबार समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। दुनिया की 40% आबादी समुद्र के किनारों पर बसी हुई है और दुनिया के 3 अरब लोग यानी कि 300 करोड़ लोगों की रोजी रोटी भी समुद्र से जुड़ी हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि समुद्र या महासागर किसी देश की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है और भारत तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र की इसी अहमियत को देखते हुए इतिहास के बड़े समुद्री खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने कहा था कि जिसके पास समुद्र पर नियंत्रण है वो व्यापार पर नियंत्रण कर सकता है और जो दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण रखता है वो दुनिया के धन पर नियंत्रण रखता है और धन पर नियंत्रण यानी दुनिया पर राज। वॉल्टर रैले ने यह बात 1829 में कह दी थी। दुनिया के कई देशों ने इस बात को समझा और अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट से अमीर हो गए। जो देश अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी से अमीर हुए उनके कुछ नाम आपको बताते हैं। सिंगापुर, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, साउथ कोरिया, चिली, जर्मनी, यूएई और यहां तक कि चीन के समृद्ध होने की कहानी उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज के बेहतर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। इन देशों की अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के साथ साथ मैरीटाइम ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, वाटर मैनेजमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट, फिशिंग, शिप बिल्डिंग, मरीन टेक्नोलॉजी के बेहतर मैनेजमेंट से इन तमाम देशों ने शानदार कामयाबी हासिल की और अमीर हो गए। भारत को अब यह बात समझ में आ रही है। यह जरूरी भी है क्योंकि भारत के पास करीब 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है जो उसके 9 तटीय राज्यों से जुड़ी हुई है। इन राज्यों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। भारत में फिलहाल 12 बड़े और 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम पोर्ट हैं जिन्हें बढ़ाने पर लगातार काम चल रहा है। भारत अभी सागरमाला योजना चला रहा है। इसके तहत देश में वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचे के साथ साथ 6 नए मेगा बंदरगाह भी विकसित किए जा रहे हैं। ये वधावन बंदरगाह इसमें से शामिल है जो तटीय कोंकण के पालघर जिले में है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है जो उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में है। कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। इन पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के लिए यह वक्त अपनी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करने का है। फिलहाल ब्लू इकोनॉमी का भारत की जीडीपी में 4% योगदान है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा फुल टाइम जॉब्स यानी कि फुल टाइम नौकरियां सीधे समुद्र से जुड़ी हुई हैं और भारत में भी अगर नौकरियों को विकसित करना है, नौकरियों का दायरा बढ़ाना है तो हमें अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार करना होगा। अगर भारत को वर्ल्ड लीडर बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है हर मामले में, तो हमें अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना होगा, खासतौर से ट्रेड के क्षेत्र में। सागरमाला कार्यक्रम के तहत अगर मौजूदा 5.5 लाख करोड़ रुपए की 800 से ज्यादा परियोजनाओं को जो हमने रेखांकित किया है उनको हमने 2035 तक अगर पूरा कर दिया तो भारत को समुद्र से समृद्ध और महासागर से सुपर पावर होने में कोई नहीं रोक पाएगा। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए नारा दिया, पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करने की बात कही। समुद्र भारतीयों के लिए नौकरी, पैसा, पावर सब कुछ ला सकता है, लेकिन यह सब होगा कैसे? हमारी दिशा क्या सही जा रही है? क्या हमारा जो विजन है वो सही दिशा में है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोमोडोर अनिल जयसिंह जो रिटायर्ड अधिकारी हैं और साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं इस समय इंडिया मैरीटाइम के। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सर, पहला सवाल यही कि भारत के लिए जो ब्लू इकोनॉमी का आइडिया हमने चुना है वो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ब्लू इकोनॉमी एक चीज़ नहीं है। ब्लू इकोनॉमी एक पूरा इकोसिस्टम है जो भारत में डेवलप होना है। इसके लिए जो हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होंगे वो काफ़ी होंगे क्योंकि अभी भी भारत में कई चीज़ें हैं जो अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी कल 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। 1-2 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुँच जाएगी। अभी करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके साथ जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए हमको बहुत कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की जो इन चीज़ों में मदद दे, और जो खर्च आना है वो हमको
तरीके ढूंढने पड़ेंगे, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से हो, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि आपको करना है, पर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ये बिजनेस है और बिजनेस में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी घाटा तो नहीं चाहेगी, चाहे मुनाफा ज़्यादा ना भी हो। तो इसलिए आपको इंसेंटिवाइज करना है कि भाई हमको इतना खर्चा करना है 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी कि एक बढ़िया माइलस्टोन बनाया जाए। अभी भी एक 2014 में सागरमाला प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था। सागरमाला के अंतर्गत पोर्ट लेड कनेक्टिविटी प्रोग्राम था ये, कि हम पोर्ट्स डेवलप करेंगे, कोस्टल शिपिंग डेवलप करेंगे, इनलैंड वाटरवेज डेवलप करेंगे, मैरीटाइम क्लस्टर्स डेवलप करेंगे और काफ़ी अच्छा काम इन सब में हुआ है। स्किलिंग डेवलप करेंगे। पिछले 10 साल में, 8 साल में, जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, काफ़ी इसके जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, इसी के ऊपर आगे बिल्ड करना है हमको। तो अब अगर ये 2047 की अगर ये विजन आई है अभी, तो इसमें अब देखना है कि आगे हमको कहाँ जाना है, हमको कितने और पोर्ट चाहिए, हमको कितने शिपयार्ड बनाने हैं, हम अगर उसमें शिप बिल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करनी है, हम शिप रिपेयर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, हम शिप रिसाइकलिंग जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ थे अलंग में, तो पर हमारे जो तौर तरीके थे वो इतने पुराने थे कि नए एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस के अंतर्गत वो इंडस्ट्री हमारी पिछड़ गई। पर अब हमारी कोशिश है कि हम फिर नए प्रोसीजर लगा के, नए एनवायरनमेंटल रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करके उसको फिर दुनिया में सबसे आगे बढ़ाएं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये कैसे अगले 15 साल में, 20 साल में स्पेसिफिक माइलस्टोन्स के साथ हम कैसे ये ब्लू इकोनॉमी का जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है इसको कैसे डेवलप करें। इसमें मरीन टूरिज्म होता है, इसमें काफ़ी कुछ है। खाली ये नहीं है कि आपके पास जहाज़ ज़्यादा हैं या जहाज़ काफ़ी हैं या आपका व्यापार चल रहा है, वो एक ही हिस्सा है इसका। आपकी समुद्री शक्ति, आपकी नौसेना भी, क्योंकि अगर आप इतने समुद्र के ऊपर इतने आप निर्भर हो जाएंगे तो आपको देखना है कि आपकी समुद्री शक्ति में कोई किसी किस्म का खतरा ना हो, उसको कोई दुश्मन ना हो जो आपको रोक सके जो आप करना चाहते हैं उससे। उसके लिए आपको एक तगड़ी नौसेना चाहिए। तो ये सब देखना पड़ेगा। और इसके लिए बजट एलोकेशंस, फर्म बजट एलोकेशंस करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हाँ जब आप करना चाहेंगे हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं, आपको बताना है कि आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना आपको मिलेगा, इस डेट तक कैसे होगा। हर एक माइलस्टोन बड़ी क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए एब्सोल्युटली और इसीलिए हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग अगर आप देखेंगे एक दशक में, तो उसमें 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई। अभी आने वाले दिनों में हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्री के रूप में देखा जाए। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। शिप रिसाइकलिंग में तो हम काफ़ी आगे हैं, भारत ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो तब आए जब शिपिंग को ही अभी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है सर। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि बैंक इसका इंतजार ना करें और लोन दें। इंडस्ट्री का दर्जा देने में लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, शिप बिल्डिंग जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है किसी भी देश के लिए, क्योंकि एक कोर नेशनल कैपेबिलिटी होती है अपने जहाज बनाना। शिप बिल्डिंग कोई आसान काम नहीं होता। जहाज बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। चाहे वॉरशिप हो, चाहे मर्चेंट शिप हो, चाहे टैंकर हो, चाहे LNG टैंकर्स हो, इन सब में बड़े सेफ्टी मेजर होने होते हैं और बहुत कुछ होता है। और इससे न सिर्फ आपकी एक स्किल डेवलप होती है, नेशनल कैपेबिलिटी डेवलप होती है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। क्योंकि एक शिपयार्ड के आसपास जो एंसिलरी इंडस्ट्री और इकोसिस्टम जो डेवलप होता है वो बहुत ज़रूरी है। भारतीय के शिप ओनर जो हैं वो कई सालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शिप बिल्डिंग को एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए। उससे हर चीज़ में सहूलियत होगी, चाहे उनको लोन चाहिए हो बैंक से या उनको और किसी किस्म की मदद चाहिए। पर सरकार किसी वजह से मेरी समझ के बाहर है कि क्यों नहीं ये दर्जा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी इसका जिक्र किया और ये भी कहा कि बैंक्स को लोन देना चाहिए शिप बिल्डर्स को, पर वो भी अब अपने रेगुलेशन से बाउंड है। तो कहने से नहीं होता है, आप करके दिखाइए कि आप क्या मेजर्स ले रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए। उसमें एक ये आप इस इंडस्ट्री को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बनाइए। ये कोर नेशनल कॉम्पिटेंस है शिप बिल्डिंग, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मेरे विचार से ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए अगर इंडिया को शिप बिल्डिंग में कहीं भी दुनिया में पहुंचना है। अभी हमारा हिस्सा ग्लोबल शिप बिल्डिंग में 1% से कम है। हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 5% पे पहुंचे।
चीन का 45% है। चीन, जापान और साउथ कोरिया, 3 देशों के बीच 95% शिप बिल्डिंग दुनिया की होती है। ये इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं डेवलप हुई हैं वहाँ पे, उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने सब्सिडीज दी हैं, बहुत कुछ दिया है जो कंपटीशन के, दुनिया के कंपटीशन के मुकाबले वो आगे खड़े हों। तो ये सब करके तभी हम अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगे। ऐसे लोगों को कहना कि आप जाके बना दीजिए शिप्स, कोई बात नहीं, ले लेंगे लोग, ऐसे नहीं होगा। हम कंपेटिटिव नहीं है अभी ग्लोबल मार्केट। और इसीलिए इंडस्ट्री का दर्जा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, सरकार ने पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस एंड पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी का नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पोर्ट्स हमारी प्रॉस्पेरिटी से जुड़े, नौकरी दें, रोजगार दें, इसके लिए रोड मैप एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी का जो नारा है, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ये खाली नारा नहीं है, इसको हकीकत में बदलना है। हमारे अभी भी पोर्ट्स काफ़ी दुनिया के मुकाबले पिछड़े हुए हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर के आने से काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं, काफ़ी नए पोर्ट बने हैं। अब टर्न अराउंड टाइम जो होता है शिप का, कि एक शिप कितना टाइम लगाती है आके अपना कार्गो अनलोड करके लोड करके जाने में, वो कहाँ कुछ दिन पहले तक 2-2.5 दिन लगते थे, अब वो 24 घंटे से कम हो गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो डीप वाटर नहीं है। हमको डीप वाटर पोर्ट बनाने हैं कि हमारा सारा कार्गो हमारे देश में ही आए, हमको कहीं और ना भेजना पड़े उसको ट्रांसशिपमेंट के लिए छोटे जहाज़ों में, और फिर वो छोटे जहाज़ लेके आएँ। इससे खर्चा ज़्यादा होता है, इससे टाइम ज़्यादा लगता है। और डीप वाटर पोर्ट होंगे तो हमारे पोर्ट्स जो हैं वो और देशों के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने चाहिए, उससे हमको मुनाफा होगा, हमको फ़ायदा होगा। तो पोर्ट्स हमारी आर्थिक जो विकास है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारा जितना यातायात है, जितना व्यापार है जो समुद्र से आता और जाता है, वो हमारे पोर्ट्स टाइम पे हैंडल कर सकें, एफिशिएंटली हैंडल कर सकें, सिक्योरली हैंडल कर सकें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एक बहुत ही वैलिड रिक्वायरमेंट है। हमारी देश की प्रॉस्पेरिटी इन पोर्ट्स पे निर्भर है। तो हमको देखना है, और 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, तो हमें पोर्ट्स डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स। पर ये मेजर पोर्ट एक्चुअली कैपेसिटी के ऊपर नहीं बने। जो सरकार चलाती है पोर्ट्स, उनको मेजर पोर्ट कहा जाता है, बाकी सब नॉन मेजर पोर्ट होते हैं। तो जैसे अब प्राइवेट सेक्टर में भी 2-3 बड़े बड़े पोर्ट बन गए हैं, पर वो मेजर पोर्ट का उनको दर्जा नहीं दिया गया है। तो उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं, पर वो इस गिनती में नहीं आती हैं। तो हमें ये देखना है कि कैसे अगले 20 साल में, 25 साल में हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है, पोर्ट मतलब खाली पोर्ट नहीं होता है, पोर्ट की कनेक्टिविटी होती है, रेल कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ, रोड कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ। अब हम मैरीटाइम कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक ये IMEEC कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो पूरा यूरोप तक जाएगा, मिडिल ईस्ट से होते हुए। हम एक और पूर्वी ओर पे चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जब भी मैरीटाइम कॉरिडोर इस्टेब्लिश होंगे तो न सिर्फ हमारा व्यापार, पर जो बाकी देश हैं जिनका व्यापार इन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से जाता है, इन इंटरनेशनल सी लेन से जाता है, वो भी हमारे पोर्ट्स में आएगा। हमें वो भी संभालना है, वो भी हमको थ्रूपुट देना है। तो ये सब करने के लिए हमको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। और आज की रिक्वायरमेंट नहीं, जो ये पोर्ट्स बनेंगे वो हमारे अगले 25 और 30 साल की जो क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उस बेसिस पे बनना चाहिए कैपेसिटी पे। तो मेरे ख्याल से ये रिकग्निशन अब आ गया कि हमको करना क्या है। अब ये देखना है कि हमारी पॉलिसीज़, हमारे बजट्स, हमारे फाइनेंसिंग, हमारी विल करने की, और जो नेशनल जो हमारा पॉलिसी मेकिंग है उससे ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज ये पॉलिसी है, कल वो पॉलिसी होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, तो ये सब एक बार अगर एक एक बार लाइन पे आ जाए तो बाकी अपने आप फॉलो करेगा उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। कोमोडोर सिंह, आपने वक्त निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत ही डिटेल्ड जानकारी दी, कैसे हम समुद्रों से सुपर पावर हो सकते हैं। सारी काबिलियत हम में है, पोटेंशियल है, ज़रूरत है सिर्फ एक दीर्घकालिक, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की, और वो कैसे होगी, क्या होगी, ये बताया कोमोडोर सिंह ने।